आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सन्नाटा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लेखक हेमेंद्र कुमार रे की लिखी हुई कहानी मुक्ति। तो शुरू होने जा रही है आज की कहानी। प्रमथ बाबू ने कहा, मुलीन बाबू, भूत से आपका क्या मतलब है? शरीर से मुक्त आत्मा, नश्वर शरीर का अस्तित्व ना होने पर भी जो फिर से देह धारण करके पृथ्वी के लोगों को दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं ये बात न मानूं, अगर मैं कहूं कि मृत्यु ही चिरनिद्रा है, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा फिर कभी नहीं जागती। मैंने विस्मय से कहा, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? सभी जानते हैं कि आप एक प्रसिद्ध प्रेत तत्वविद हैं। यदि प्रेतों का अस्तित्व नहीं होता तो आप प्रेत तत्व पर चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करते। प्रमथ बाबू ने थोड़ा मुस्कुराए और बोले, प्रेत तत्व पर चर्चा करके भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा हमेशा के लिए सो जाती है, वो फिर कभी नहीं जागती, जाग ही नहीं सकती। तो फिर लोग मरे हुए व्यक्ति को दोबारा क्यों देख पाते हैं? जिसे आप भूत कहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक भ्रम है या इल्यूजन, यानी झूठी माया। बिल्कुल सही। तो फिर भूत जैसी कोई चीज़ नहीं है? कुछ तो है ही, लेकिन जिसे लोग भूत कहते हैं, मैं उसे विचार की एक मूर्ति कहता हूँ। विचार की मूर्ति? हाँ। तो मतलब समझ नहीं आया। बातों से आसानी से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसी मूर्ति अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कहाँ? कांचरापाड़ा में एक घर है, हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। हर साल काली पूजा की रात को वहाँ एक ही दृश्य दोहराया जाता है। पिछले साल मैं खुद वहाँ मौजूद था और वो दृश्य देख कर आया हूँ। और 7 दिन बाद इस साल की काली पूजा है। क्या आप भी ये दृश्य देखना चाहेंगे? मुसीबत में तो नहीं पड़ेंगे हम? मुसीबत? ऐसा दृश्य देखकर लोग डर जाते हैं। निडर को कोई खतरा नहीं है, खासकर जब मैं साथ हूँ तो मुसीबत में पड़ने या डरने का कोई कारण नहीं है। मैं भूत मानता हूँ, लेकिन भूत कभी देखा नहीं और देखने की हिम्मत भी नहीं है। लेकिन प्रमथ बाबू की बातों से मन में उत्सुकता जागी। थोड़ा हिचकिचा कर मैं मान गया। काली पूजा का दिन, शाम का समय, पुराने कांचरापाड़ा की एक चौड़ी सड़क। लोगों की आवाजाही बहुत कम है यहाँ। पंक्तिबद्ध घरों के बाद घर, कई घर महल जैसे विशाल, लेकिन हर घर वीरान। निवासी मलेरिया के डर से घर छोड़कर भाग गए। घरों को चारों ओर से घने घने जंगलों ने घेर रखा है। उनकी फीकी दीवारों को भेद कर पीपल, बरगद और नीम के पेड़ों का जंगल निकल आया है। इस शांत सुनसान मृत शहर के भीतर से कभी कभी केवल कुत्तों के रोने की ध्वनि ही सुनाई देती है। मैंने कहा, प्रमथ बाबू, ऐसी जगह भूत नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा, बताइए। इस बात का कोई जवाब ना देकर एक और उंगली से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आज रात हम उसी घर के अंदर रुकेंगे। वो भी बहुत बड़ा घर था। उसके पूरे शरीर पर जंगली पौधों का समूह चढ़ा हुआ था और उसे लोगों की नज़रों से ओझल करने की कोशिश कर रहा था एक पूरा जंगल। कई जगहों पर चूना रेत छड़कर निकल आए थे पूरे घर के ईंटों के कंकाल। देखते ही दिल दहल उठता है। लगता है मानो वो एक शापित घर है, मनुष्य घर की आत्मा जैसा होता है। जनशून्य घर देखकर मुझे आत्मा विहीन मृत शरीर की याद आती है। मन हाहाकार करने लगता है। प्रमथ बाबू ने कहा, चलिए अब मेरे दोस्त सुबोध के यहाँ चलते हैं। मेरी चिट्ठी पाकर उसने निश्चित रूप से हॉन्टेड हाउस का एक कमरा हमारे रात बिताने लायक तैयार कर रखा होगा। शाम को ही खाना खाकर नियत स्थान पर उपस्थित होकर कोई भी दृश्य देखने के लिए तैयार रहिएगा। हम दोनों एक एक लालटेन हाथ में लेकर सावधानी से हिलती हुई सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर दाखिल हुए। रात के 8 बज चुके थे। इसी बीच आसपास की आवाज़ बिल्कुल खामोश हो गई। इधर उधर से झिंगुरों ने भी अपना गायन शुरू कर दिया था। घोर अंधेरी रात थी। कभी कभी चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती थी। विशाल हॉल था। प्लास्टर की काम की हुई दीवारें उपेक्षा से मैली हुई थी।
संगमरमर का फर्श, लेकिन उस पर भी कितनी ही सदियों से जमी धूल की परत बिछी हुई थी। कहीं कोई फर्नीचर नहीं था। खिड़कियों में से कुछ खुली थी, कुछ बंद। कमरे का एक कोना हमारे लिए साफ करके रखा गया था और 2 कुर्सियां थी। मेरा हाथ पकड़कर प्रमोद बाबू ने कहा, चलिए बगल वाला कमरा देख कर आते हैं। इस कमरे के अंदर से ही बगल वाले कमरे में जाने का दरवाज़ा था। मोटी धूल से भरा छोटा कमरा, फर्नीचर के नाम पर एक बिना बिस्तर वाला पुराना पलंग, खिड़कियां बंद थी। अचानक मेरा दिल धड़क उठा, रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि इस कमरे की बंद हवा में कोई अज्ञात और अदृश्य आतंक जगा हुआ है। प्रमोद बाबू मुड़े और मेरे कंधे पर एक हाथ रखकर पूछा, क्यों, कुछ महसूस कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहा हूँ। हमसे अलग किसी और की उपस्थिति? हाँ। चलिए हॉल में बैठकर बात करते हैं। हम हॉल में आ गए। हम दोनों ने एक एक आराम कुर्सी ले ली। सन्नाटे में लगभग 10-12 मिनट बीत गए। बात करने की इच्छा भी नहीं हुई। मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। खिड़की से बाहर देखा, काले कोयले जैसा गहरा अंधेरा। कभी कभी ठंडी हवा की ठिठुरती सांस शरीर को छू जाती थी। अचानक लगा मेरी आंखों के सामने पतले कांच जैसा पारदर्शी पर्दा उतर आया है और उसी के भीतर से कमरे का दूसरा हिस्सा देख रहा हूँ। प्रमोद बाबू की ओर मुड़कर देखा। वो किसी और देखे बिना चुपचाप बैठे थे। फिर अचानक मैंने अपने दोनों पैर कुर्सी पर चढ़ा लिए। प्रमोद बाबू ने कहा, क्या हुआ? मेरा पैर कोई खींच रहा था। खींच रहा था? नहीं, ठीक वैसा नहीं। मुझे किसी के हाथ का स्पर्श नहीं हुआ, लेकिन किसी आकर्षण से मेरी इच्छा के विरुद्ध ही मेरे पैर कुर्सी के नीचे जा रहे थे। प्रमोद बाबू थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मन का भ्रम है और कुछ नहीं। हम कुछ असामान्य देखने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में इस तरह का मानसिक भ्रम होना कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रम ही सही, मैंने पैर नीचे नहीं उतारे। फिर कुछ देर पहले जिस खाली छोटे कमरे में हम गए थे, उसके भीतर से 2 आवाज़ें सुनाई दी, एक स्त्री और एक पुरुष की। बहुत उत्तेजित स्वर में बात कर रहे थे। प्रमोद बाबू ने शांत भाव से कहा, पिछले साल काली पूजा की रात को मैंने भी यही 2 आवाज़ें सुनी थी। उनके मुंह की बातें खत्म होती एक भयानक स्त्री कंठ से चिल्लाने की आवाज़ ने रात की शांति को मानो छिन्न भिन्न कर दिया। पहले बहुत ही ऊंचे स्वर में जागृत होकर फिर धीरे धीरे मंद पड़ गया वो चिल्लाने की आवाज़। मेरा पूरा शरीर स्तब्ध हो गया था। अचानक बगल के कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। तूफान की तरह वेग से एक पागल सी भयानक आकृति बाहर निकली। उसके हाथ में खून से सना तेज चाकू था। वो तेजी से भागकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर की ओर झुक कर देखा, फिर तेजी से कमरे से बाहर निकलकर बरामदा में चला गया। उसके बाद कमरे के अंदर वापस आ गया और अगले ही पल उसने चाकू जोर से अपने सीने की गहराई में उतार दिया। फिर जमीन पर गिरकर कुछ बार छटपटा कर वो आकृति स्थिर हो गया। उसके सीने से खून निकलने लगा। मैं एक छलांग में कुर्सी छोड़कर पागलों की तरह खड़ा हो गया। प्रमोद बाबू ने कहा, अरे अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैंने दर्द भरी आवाज में कहा, ये सब देखने के बाद मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। क्या सब? यहाँ अब कुछ नहीं है, मुड़कर देखिए। मुड़कर देखा तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। कमरे के अंदर कहाँ वो भयानक दृश्य, कहाँ वो भयानक आकृति, कहाँ वो खून की धारा, कुछ भी नहीं, सब अदृश्य। हकलाते हुए मैंने कहा, क्या मैं इतनी देर से सपना देख रहा था? प्रमोद बाबू ने कहा, प्रपंच, और यहाँ अब कुछ नहीं दिखाई देगा। लीजिए, अब कुर्सी में लेटकर सो जाइए। असंभव, यहाँ मेरी आंखों में अब नींद नहीं आई। अति उत्तम, तो जागते हुए मेरी नाक की संगीत सुनिए। सुबह प्रमोद बाबू ने कहा, कुछ साल पहले, मुझे नहीं पता कितने साल, लेकिन इसी घर में काली पूजा की रात को एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। पत्नी की चीख सुनकर चारों ओर से पड़ोसी आ गए। हत्यारे ने खिड़की से उन्हें देखकर घर के अंदर के दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भी बंद देखकर
अंततः उसने आत्महत्या कर ली। मैंने कहा, क्या हमने कल उसी की प्रेतात्मा देखी थी? प्रेतात्मा की नहीं, उसकी विचार की मूर्ति। विचार की मूर्ति क्या है? तीव्र या प्रचंड विचार ईथर के भीतर एक छाप छोड़ जाते हैं। मनुष्य का शरीर नष्ट होने पर भी ईथर के भीतर उस विचार का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में निश्चित दिन पर वो फिर से मूर्ति धारण करके प्रकट हो सकता है। ये कैसी असंभव बात है? रेडियो में मनुष्य की आवाज और आकृति को इंग्लैंड से इस देश में भी भेजा जा सकता है। उसका रिकॉर्ड स्थायी रूप से रखा जा सकता है। इसे आप असंभव नहीं मानते, तो फिर ईथर में भी विचार की मूर्ति क्यों नहीं रखी जा सकती? मैं ना तो वैज्ञानिक था और ना ही प्रेत तत्व विशेषज्ञ, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।